विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। चलिए आपको वहीं लेकर चलते हैं। निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं। श्री अर्जुन लाल जिंगर, श्री राजेंद्र पारिक, श्री फूल सिंह जी मीणा, श्री संदीप शर्मा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री टीकाराम जूली को विधायक दल का नेता चुना गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्री टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है। बधाई आपको। राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यतः मैंने व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 के प्रावधानों को देखा जो 4 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और 14 मार्च 2022 को मेरी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 के द्वारा राजस्थान राज्य में व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे सशक्त और आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कर प्रस्तुत किया गया है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन वर्णित प्रावधानों के तहत व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना के संबंध में निम्न कमियां पाई गई हैं। 1. राज्य सरकार के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 26/7/2007, 21/1/2011, 30/7/2012 तथा 1/2/2013 तथा समय समय पर संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु पृथक से 30 एकड़ परस्पर मिली हुई सपरिवर्तित भूमि पर 10,000 वर्ग मीटर का भवन निर्माण होना आवश्यक है, जिसका उपभोग सिर्फ प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना होता है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के भवनों को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नवीन भवन दिखाकर निरीक्षण करवा लिया गया है एवं उसी भूमि व भवन को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु दर्शा दिया गया है, जिसका प्रमाणीकरण सत्यापन समिति द्वारा कर दिया गया है जो दिशा निर्देशानुसार नहीं है। नंबर 2, दिशा निर्देशानुसार पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की भूमि एवं भवन के अलावा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु पृथक से 30 एकड़ सपरिवर्तित भूमि एवं नवीन 10,000 वर्ग मीटर निर्माण होना चाहिए, परंतु संस्था के पास राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित भूमि एवं भवन का सपरिवर्तन तथा एकल पट्टा उपलब्ध नहीं है। 3. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि एक जगह होकर उसका एकल पट्टा होना चाहिए, जबकि संस्था द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के विभिन्न पट्टों की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें परीक्षण समिति व सत्यापन समिति के सत्यापन के समय भूमि का उपयोग अस्पताल कार्य हेतु दर्शाया गया था। तत्पश्चात उपयोग शैक्षणिक दर्शाया गया है, जिसके लिए संस्था एवं परीक्षण तथा सत्यापन समिति संयुक्त रूप से दोषी है। नंबर 4, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर संस्था का स्वामित्व दर्शाया गया है, जिसका सपरिवर्तन नहीं करवाया गया है, जिसके लिए परीक्षण व सत्यापन समिति तथा संस्था संयुक्त रूप से दोषी है। नंबर 5, संस्था को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त स्वामित्व की भूमि की किस्म आज भी ऑनलाइन बारानी दिखाई जा रही है। नंबर 6, संस्था की दोनों भूमियों के बीच में कितनी दूरी है
उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है एवं ना ही सक्षम स्तर पर साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। नंबर 7, प्रस्तावित विश्वविद्यालय नगरीय सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है उसका सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जबकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 26/7/2007 की शर्त संख्या 9 के 1 ABC के अनुसार संस्था की दूरी का निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप भी एंडोमेंट फंड की राशि रुपए 1 करोड़ ही संस्था द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। संस्था द्वारा दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण वह प्रशासनिक विभाग की इस संबंध में अनदेखी के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि होना प्रतीत होता है, जो कि जांच का विषय है। नंबर 8, संस्था द्वारा किसी भी एक निकाय से लिया गया एकल पट्टे का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नंबर 9, संस्था द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों की भूमि एवं भवनों को ही दिखाया गया है, जबकि पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पृथक पृथक भूमि भवन होना आवश्यक है, परंतु इस संबंध में संस्था के पास कोई भी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। इसके उपरांत भी समितियों ने आक्षेप नहीं लगाया गया है, जो कि गहन जांच का विषय है। नंबर 10, समस्त भूमि का एकल पट्टा नहीं लेने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। 11, संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तुत प्रस्तावित भवन का सक्षम स्तर पर अनुमोदित नक्शा पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नंबर 12, संस्था द्वारा भूमि के प्रत्येक खसरे पर निर्मित भवन के संबंध में कोई जानकारी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। 13, संस्था के अधीन वर्तमान में कोई भी डिग्री PG कॉलेज संचालित नहीं है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों पर पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के भवनों को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नवीन भवन दिखाकर निरीक्षण करवा लिया गया है एवं उसी भूमि व भवन को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु दर्शा दिया गया है, जिसका प्रमाणीकरण सत्यापन समिति द्वारा कर दिया गया है, जो दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। नंबर 14, उक्त कमियों के उपरांत भी परीक्षण समिति व सत्यापन समिति ने किस आधार पर निर्मित क्षेत्र का सत्यापन किया गया है तथा किस आधार पर संस्था को विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जबकि संस्था द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति तथा भवन एवं सपरिवर्तन के स्पष्ट दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं, जिसके लिए परीक्षण एवं सत्यापन समिति एवं संस्था सामूहिक रूप से दोषी है। नंबर 15, संस्था द्वारा शैक्षणिक संस्थान अपने अधीन संचालित होना बताया गया है, परंतु यह अवगत नहीं करवाया गया है उक्त संस्थान कहाँ संचालित है। नंबर 16, पत्रावली के अवलोकनार्थ उपरांत ज्ञात होता है कि संस्था का परीक्षण समिति एवं सत्यापन समिति द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात भी काफ़ी कमियां पाई गई थी तथा भूमि की उपलब्धता, भूमि का सपरिवर्तन, भवन का अनुमोदन नक्शा, भूमि का एकल पट्टा, भूमि के एक जाई नक्शा, खसरेवार भवन निर्माण के साक्ष्य का अभाव, प्रस्तावित विश्वविद्यालय की नगरीय सीमा से दूरी के प्रमाण का अभाव आदि। उक्त विधेयक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्ययन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उक्त कमियों के रहते हुए भी प्रशासनिक व विधि विभाग द्वारा पत्रावली पर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाने के उपरांत राजस्थान विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित कर विधेयक को राजभवन भिजवाया गया है। अतः उक्त कमियों की संभागीय राजस्व अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर विस्तृत जांच और न्यायिक जांच करवाई जाए। इसलिए मैं अब कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतुक के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता हूँ। दूसरा एक संदेश आया है, दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली विधेयक 2022 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यतः मैंने सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली विधेयक 2022 के प्रावधानों को देखा, जो कि 22 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और 8 अप्रैल 2022 को मेरी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया।
सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली विधेयक 2022 के द्वारा राजस्थान राज्य में सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली की स्थापना एवं निगमन के लिए और उससे सशक्त और आनुषंगिक विषयों के उपबंध करने के लिए विधेयक राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कर प्रस्तुत किया गया है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन वर्णित प्रावधानों के तहत सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली की स्थापना के संबंध में निम्न कमियां पाई गई हैं। नंबर 1, राज्य सरकार के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 26/7/2007, 21/1/2011, 30/7/2012 एवं 1 फरवरी 2013 तथा समय समय पर संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु पृथक से 30 एकड़ परस्पर मिली हुई सपरिवर्तित भूमि पर 10,000 वर्ग मीटर का भवन निर्माण होना आवश्यक है।